So, तो वाइकॉफ की यह छोटी सी बुक यह मेरे ब्रीफकेस में टूट कर बिखर गई और उन्होंने बहुत खूबसूरती से कहा है कि आप स्प्रिंग्स और अपथ्रस्ट का ट्रेड करके जीविका कमा सकते हैं। इन सेटअप्स का ट्रेड करना मेरी ट्रेडिंग मेथड की समरी दर्शाता है। इसमें खतरे के पॉइंट पर ट्रेड्स की शुरुआत करना शामिल है, जहां रिस्क कम से कम है और प्रॉफिट की संभावना सबसे अधिक है। और प्लान्ड रूप से मैंने इन चीज़ों को तैयार किया है, इसलिए मैं उनमें से अधिकांश का ट्रेड ट्रेंड के साथ करता हूँ। हालांकि आप उनके बॉटम्स पिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मैं ऐसा करने के लिए पर्याप्त भूखा नहीं हूँ। लॉन्ग ट्रेड्स में बाज़ार के ऊपर आने की प्रतीक्षा करता हूँ, रेजिस्टेंस खोजने के लिए पुल बैक और उस रेजिस्टेंस के रीटेस्ट करने के लिए मैं प्रतीक्षा करता हूँ, और फिर से ऊपर ढकेलने के लिए और फिर से वापस आकर उस लो लेवल को टच करने और भाग जाने के लिए मैं प्रतीक्षा करता हूँ। अब यह गार्टली पैटर्न जैसे ही हो सकता है, इसे बस उस लो लेवल से नीचे जाने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह एक अपथ्रस्ट एक अच्छा सपोर्ट है, या वाइकॉफ भाषा में डिमांड है। यह पहले ब्रेकडाउन करता है, फिर रीटेस्ट के लिए ऊपर आता है, नीचे आता है और फिर से ऊपर आता है और पुराने टॉप से एक या दो टिक ऊपर जाता है, और इसे अपथ्रस्ट कहा जाता है। and that's called an upthrust. And और इसका एक थियोरेटिकल पार्ट है। uh, आप इसे ट्रेंड के साथ कर सकते हैं, या आप इसके साथ बॉटम चुनने की कोशिश कर सकते हैं। मैं इसे केवल ट्रेंड के साथ करता हूँ। अब जब यह नीचे थोड़ा सा ब्रेकडाउन करता है तो मिस्टर गैन इसे लॉस्ट मोशन कहते हैं। when it breaks up, तो 40% बार यह वापस आता है और लेवल का रीटेस्ट करता है। 60% बार यह बिना रीटेस्ट किए ही भाग जाता है, इसलिए 40% बार आपको एक रीटेस्ट मिलता है। अब एक क्लासिक है, यह प्लैटिनम पर है, and that's a classic. और यह एक क्लासिक वाइकॉफ स्प्रिंग टेक्निक है। हमें रेजिस्टेंस मिला, यह यहाँ वापस आता है, यहाँ तक चलता है, और यह रिवर्सल बार राइजिंग वॉल्यूम पर होना चाहिए। And I would be a buyer on there. और मैं नेक्स्ट ओपन पर वहाँ एक बायर बनूंगा। यहाँ स्टॉप लॉस है, और आप देख सकते हैं कि यह कैसे वापस आया और रीटेस्ट किया। आप देखते हैं कि 40% समय ऐसा होता है, यह वापस आएगा और उस लेवल का रीटेस्ट करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि आपको वास्तव में रीटेस्ट खरीदना चाहिए, और निश्चित रूप से इसका मतलब है कि आप उन 60% ट्रेड्स को खो देते हैं जो रीटेस्ट नहीं करते हैं। रीटेस्ट करने वाले सिर्फ 40% ट्रेड्स होते हैं। मैं लेवल के ऊपर क्लोज होने पर एंट्री करता हूँ। यदि आप चाहें तो लेवल पर ख़रीद सकते हैं, लेकिन वह विशेष रूप से अच्छा था क्योंकि यह एक आउटसाइडर बार है, और मुझे पता है कि मैं एक चाल वाला टट्टू हूँ, लेकिन मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता, और मुझे बाज़ार के चारों ओर पर्याप्त ट्रेड्स मिलते हैं जो मुझे ऐसा करने पर अच्छी तरह से खिलाते और पिलाते हैं। अब यह एक उदाहरण है। यह वह सेटिंग है जिसके बारे में मैं कल दोपहर वेक्टर्स लोगों से बात करने जा रहा हूँ। यह गोल्ड फील्ड्स है, और आप राइजिंग वॉल्यूम पर इस रनअप को देख सकते हैं, और अब यह फॉलिंग वॉल्यूम पर वापस आ रहा है। मतलब प्राइस फॉलिंग वॉल्यूम पर साइडवेज में चली गई है। अभी तक ब्रेकआउट पर बहुत अधिक वॉल्यूम नहीं दिखाया है, लेकिन यह नीचे आया, और मुझे यह बार पसंद है क्योंकि यह बहुत अधिक एवरेज वॉल्यूम पर रिवर्स हो गया। थोड़ा और वॉल्यूम होता तो बेहतर होता, लेकिन मेरे लिए यह एक क्लासिक वाइकॉफ स्प्रिंग है, और यह कुछ ऐसा है जिसे मुझे व्यक्तिगत रूप से ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, यह गोल्ड फील्ड्स है। यह 21 मूविंग एवरेज है। यदि आप वहाँ 55 डालते हैं तो 21 55 से ऊपर है, और 55 89 से ऊपर है, और इसका मतलब है कि ट्रेंड बरकरार है, और वेक्टर वेस्ट पर फंडामेंटल्स बातें बहुत अच्छी हैं। मुझे लगता है कि हमने शुक्रवार को इन्हें देखा था। यह पिछले सप्ताह S&P पर था। यह आवरली चार्ट है जहां मैं अपने अधिकांश ट्रेड्स को देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इसे बिना किसी कारण के स्प्रिंग नहीं कहा जाता है। जब आप बैठते हैं और उनका इंतज़ार करते हैं तो आप बहुत खुश होंगे, क्योंकि वे स्प्रिंग करने वाले हैं, और वे हाथों की ताली की तरह चलते हैं, और आप वहाँ सिर्फ बैठे नहीं हैं, आप चिंता कर रहे हैं। वे या तो ताली की तरह चलेंगे या वे बिल्कुल नहीं चलेंगे। इससे बुरा कुछ नहीं है कि आप एक ऐसे ट्रेड में बैठे हैं जो कहीं नहीं जा रहा है। याद रखें कि पूंछ को कभी भी कुत्ते को नहीं हिलाना चाहिए।
आप कुछ पैसे कमाने के लिए, रिसोर्सेज खरीदने के लिए यहाँ हैं। यह एकमात्र चीज़ है जो जीवन के बारे में है। शायद पुरानी बॉर्डर कॉली, एक बॉर्डर कॉली की कीमत एक अच्छी कार की कीमत के बराबर है। क्या आपको पता है लैरी? Dog? Yeah, dog. £20,000. Where do you find these people? वहाँ एक लंबी कतार है लैरी, एक डिसेंट अच्छी तरह से नस्ल की बॉर्डर कॉली के लिए। आपको अपना नाम डालना होगा और 6 से 9 महीने तक इंतज़ार करना होगा। Can I wait for 90 months? But they're लेकिन वे इंतज़ार करने के लायक हैं। so Cook 'em. I'm not a pet person. you're not okay. All right, okay. There's nothing. कुत्ते से ज़्यादा सुखद कुछ नहीं है। यही एक बात है। मेरे पास फ़िलहाल कुत्ता नहीं है, लेकिन मैं फिर कभी पत्नी नहीं रखने वाला हूँ, लेकिन मैं एक कुत्ता रखने वाला हूँ। ठीक है? Okay. I don't mean that in any nasty way at all. मेरा मतलब किसी भी तरह से बुरा नहीं है, लेकिन मैं कुत्तों की कीमत तय करता हूँ और इसलिए मुझे ठीक ठाक पता है एक अच्छे बॉर्डर कॉली की कीमत, और लोग उन्हें 20,000 पाउंड में ख़रीद लेते हैं। तो यहाँ हम लोगों को रेजिस्टेंस मिला और यह प्राइस ऊपर चली गई, वहाँ तक नहीं पहुँच सकी, और फिर यह पीछे हट गई और रीटेस्ट किया, और फिर यह उलट गई, और बस इसमें वाइकॉफ स्प्रिंग और फिर खूनी चीज़ स्प्रिंग के अलावा और कुछ नहीं है। And then the bloody thing springs. यह एक और है। शायद कुछ लोगों ने यहाँ पर एंट्री की होगी और यह सुबह लगभग 10 बजे हुआ। मैंने इसे नहीं लिया, लेकिन यह ओपन में है और यह यहाँ ऊपर चला जाता है और फिर यह वापस आता है और आप रीटेस्ट देखते हैं। वहाँ लेवल है और यह ऊपर जाता है, रीटेस्ट करता है और फिर से ऊपर जाता है। मैं रीटेस्ट के बाद उसमें एंट्री करता हूँ। अब आप एग्ज़िट कहाँ पर करेंगे? ठीक है, आप एग्ज़िट के लिए उपयोग कर सकते हैं लैरी के AB=CD का। यह एकदम सही है। या आप पुलबैक के 1.618 एक्सटेंशन का उपयोग कर सकते हैं यदि आप फिबोनाची प्रशंसक हैं। लेकिन आपने कल लैरी को सुना है और लैरी अपने दिल की गहराई से बोल रहे हैं AB=CD की शक्ति के बारे में। इसलिए यह एक टारगेट की तलाश करने के लिए एक अच्छी जगह है जहां AB=CD है। Sir, What is the lowest time frame you would use volume as an indicator to make a decision? आप इसे 5 मिनट के चार्ट में उपयोग कर सकते हैं। मैं सुझाव दूंगा कि अपना इंटरप्रिटेशन सही करने के लिए आप अगले 1 या 2 हफ्तों के लिए आवरली चार्ट को देखें, जब तक कि आपको इसका अनुभव ना हो जाए। आप इसे हर तरह से देख सकते हैं, लेकिन 15 मिनट के चार्ट में यह काफ़ी अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक है, लेकिन यह 5 मिनट के चार्ट पर नॉइज़ करता है, और शायद यह किसी भी प्रकार के आंकड़ों की तरह है। आपके पास जितने अधिक ऑब्जर्वेशंस होंगे वे उतने ही सटीक होंगे। इसलिए हायर टाइम फ्रेम पर एच के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स कैंसिल हो जाते हैं। खासकर किसी भी बाज़ार में लोग बिना किसी अन्य कारण के चीज़ें खरीदते और साझा करते हैं। उदाहरण के लिए, आपकी दादी मर जाती है और आपके लिए 25 लाख पाउंड छोड़ जाती है। आप स्टॉक खरीदने जाते हैं। आपने किसी अन्य कारण से स्टॉक नहीं खरीदा था, आपकी दादी ने आपके लिए पैसे छोड़े थे, और अचानक आप पर जुए का कर्ज बढ़कर 2.5 लाख पाउंड हो जाता है और आपको जुए का कर्ज चुकाने के लिए कुछ स्टॉक बेचने पड़ते हैं। इसका स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए इसमें सभी प्रकार के एजेस के प्रभाव हैं। इसमें सभी प्रकार का नॉइज़ है। लोग सभी प्रकार के कारणों से चीज़ें खरीदते और बेचते हैं जिनका वास्तविक साधन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए टाइम फ्रेम जितनी हायर होगी उतना ही रिलायबल होगा। आवरली चार्ट से शुरू करें, या इससे भी बेहतर यह है कि डेली चार्ट से शुरू करें और नीचे की ओर बढ़ें। यदि आप इंडेक्स का ट्रेड कर रहे हैं तो स्पाइडर पर अपनी नज़र बनाए रखें। स्पाइडर पर वॉल्यूम दुनिया के किसी भी अन्य इंडेक्स के लिए एक अच्छा लीडिंग इंडिकेटर है। तो ये अच्छे उदाहरण हैं। ये पिछले हफ्ते की बात है। मैंने उन्हें चेरी पिक नहीं किया है, लेकिन वे लंदन की टैक्सियों की तरह आते हैं। आप जानते हैं कि आप बारिश में घंटों वहाँ खड़े रहते हैं और फिर 6 टैक्सियाँ एक साथ आती हैं। ठीक है, बस यही तरीका है। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। and then I promise I'll let you all. I think that's the same. और वह नीचे एक स्प्रिंग ब्यूटी है। अब इस पर कोई शोल्डर नहीं है। मैंने इसे वैसे भी ले लिया, लेकिन इसने इतना अच्छा काम नहीं किया।
मुझे लगा काम करेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एग्ज़िट हो गया और फिर मैंने वापस एंट्री नहीं ली। वहाँ पे शोल्डर है, मतलब रेजिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे शोल्डर नहीं है और वे हमेशा सस्पेक्ट होते हैं। मुझे यह देखना पसंद है। Resistance, support, support. और जिस तरह से यह भागा, यह लो, फिर स्टॉप लॉस हिट करवा के भागना। ये स्प्रिंग को देखें, स्प्रिंग एक सौंदर्य। Absolute beauty. इसलिए यह 5 मिनट का चार्ट सभी टाइम फ्रेम पर काम करता है। uh, यह एक और 5 मिनट का चार्ट है जो पूरी तरह से काम करता है। uh, शायद थोड़ा और एग्रीकल्चर संबंधी, लेकिन यह बुरा नहीं है। उस पर डाउ जोन्स में यहाँ एक और है। पहला बार खुलने पर ऊपर गया, फिर नीचे चला गया। वे अक्सर पहले घंटे में होते हैं। कुछ घंटों में यह ऊपर चलता है, फिर नीचे आता है और एक बार ऊपर जाता है और फिर वापस नीचे आ जाता है। मुझे लगता है डॉक्टर ब्रूक्स ने आज सुबह कुछ उदाहरण दिखाए जहाँ आज सुबह ऐसा ही हुआ। उन्होंने एंट्री एग्जिट्स 2-3 बार की, लेकिन मैं स्प्रिंग का इंतज़ार करने में बहुत खुश हूँ, ठीक है। और कभी कभी बेशक वे बिना रीटेस्ट के चले जाते हैं और आप इसे मिस कर देते हैं। वह यहाँ पहली रीटेस्ट पर अच्छा था, लेकिन मैं इसके फिर से रीटेस्ट के लिए इंतज़ार कर रहा था। मुझे स्पष्ट रूप से याद है, लेकिन वह रीटेस्ट किए बिना ही भाग गया। यह एक और 5 मिनट का चार्ट है। यह एक निर्णय कॉल था दोस्तों, क्योंकि यह वास्तव में पहले लो लेवल के नीचे नहीं पहुंचा था। एक्चुअली यहाँ सब कुछ सही है और हम इस पहली बार पर वॉल्यूम को बढ़ते हुए भी देख सकते हैं। और मैंने वैसे भी ट्रेड किया, लेकिन शायद मैं मिसिंग आउट से डर गया था। मैं यह स्वीकार करने में बहुत खुश हूँ। अब ऑपोजिट है अप थ्रस्ट। यह अप थ्रस्ट का स्कीमेटिक है और यह एक अच्छा उदाहरण है। मुझे लगता है कि यह फॉरेक्स में है। यहाँ सपोर्ट है, पहली बार ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है, फिर से ऊपर चला जाता है और जैसे प्राइस ने आत्मसमर्पण कर दिया हो। और फिर आप टॉप पर भारी मात्रा में सप्लाई देखते हैं। पिछले हाई को थोड़ा सा तोड़ देता है और लेवल पर शूटिंग स्टार, और फिर यह गिर जाता है पत्थर की तरह। that's वह गोल्ड है दूसरे दिन। अब वेक्टर्स गाइस, मैं इस पिछले सोमवार दोपहर को ट्रेड कर रहा था। अगर आपको 1:30 बजे का सेशन याद है, and मैंने यहाँ पर एंट्री की थी ठीक उस लो के नीचे, और मैंने वह एंट्री ऑर्डर रविवार रात को सोने जाने से पहले प्लेस किया था और फिर मैं स्टॉप आउट हो गया। Larry, when you talk about pets, I have to make an apology about the dog. I just No. didn't mean that. it's good, man. It's good. It's good. It's good. एक समय पर मैं येन के मुकाबले डॉलर का ट्रेड कर रहा था और मेरे पास उन प्रोजेक्टर्स में से एक था और मेरे पास येन के मुकाबले डॉलर था जिसे बेडरूम की दीवार पर प्रोजेक्ट किया गया था ताकि मैं आधी रात को भी जाग सकूं और देख सकूं। मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था। मैं उन दिनों बहुत ज़्यादा उत्सुक था और शायद इसीलिए मेरी पत्नी चली गई। But I had to. लेकिन उन दिनों मैं बहुत भूखा रहता था। अब मैं 66 का हूँ गाइस, और मुझे इतने पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी पैसे खर्च करता था वह सब छोड़ चुका हूँ। इसलिए मुझे आखिरकार प्रोजेक्टर से छुटकारा पाना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जो बॉर्डर कॉली थी वह पत्नी के चले जाने के बाद भी मेरे आसपास ही रहती थी और बॉर्डर कॉली इस पर भौंकती थी, रात में दीवार पर भौंकती थी, क्योंकि यह उसकी नींद में बाधा डाल रहा था। इसलिए मुझे आखिरकार उससे छुटकारा पाना पड़ा। तो यह पिछले हफ्ते की बात है और मुझे लगता है कि यह यहाँ AB = CD है। वास्तव में मुझे यकीन है कि यह है, और मुझे लगता है कि यह 38% रिट्रेसमेंट भी है। मुझे नहीं पता, लेकिन यह ऊपर चला गया। मुझे नहीं पता कैसे, और उस टॉप को हटा दिया और फिर यह उलट गया। इसने नीचे जाने की कोशिश की, रैली की, और फिर इसने सोमवार के पहले 4 घंटे के बार में उस लेवल को तोड़ दिया और फिर यह वापस चला गया और रीटेस्ट किया। वास्तव में वेक्टर लोगों के लिए मेरे शब्द पिछले सोमवार दोपहर, मुझे उम्मीद है कि रीटेस्ट खत्म हो गया है, ठीक है। और फिर यह गिर गया और वास्तव में बहुत अच्छी तरह से गिर गया। जब तक मैंने यह नहीं किया, यह बहुत बड़ी वॉल्यूम में इस लो लेवल पर रुक गया। निचले लेवल पर डिमांड आई और मैं जब गोल्ड के बीच में हूँ, वह लो लेवल जो हम यहाँ 1900 पर देखते हैं 6 हफ्ते पहले,
डेली चार्ट पर एक बड़ा हाई था, high on the daily chart 6 weeks ago. इसलिए मैंने सोचा कि शायद गोल्ड लगभग 1850 पर वापस चला जाएगा। But लेकिन अब हमने सोने में 1900 के लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखा है, इसलिए हम देखेंगे कि कल क्या होता है। that चलो देखते हैं कि ग्लेनकोर क्या है। यह ग्लेनकोर पर एक अपथ्रस्ट है। अक्सर दोस्तों आप पाएंगे कि ये चीज़ें समाचारों में चलती है और मुझे नहीं पता कि वहाँ क्या समाचार था, लेकिन यह ऊपर चला गया और हाई लेवल पर पहुँच गया और फिर यह उलट गया, इसलिए यह न्यूज़ ट्रेडिंग है और मुझे यह इतना पसंद नहीं है। मैं इसे अवॉइड करता हूँ प्लेग की तरह। और यह एक और अपथ्रस्ट है और अब मेरे सारे स्लाइड्स समाप्त हो गए हैं। मैं ट्रेडिंग व्यू दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने इसे खोल लिया है। वह शुक्रवार था और मैं इस ट्रेड डे में था। मैं इसे शॉर्ट करने का कोई भी कारण ढूंढ रहा था और मैंने इसे उस बार पर शॉर्ट कर दिया जहाँ यह राइजिंग वॉल्यूम पर गिरा। वहाँ ब्रेकडाउन था, वहाँ भी एक ट्रेंड लाइन है। मैं इसे शॉर्ट करने के लिए किसी भी कारण की तलाश कर रहा था और मुझे पता है कि एक सेमिनार में बात करना अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि 4600 के लेवल पर हमारे पास डेली चार्ट पर वह एक बड़ा अपथ्रस्ट था और जैसे ही यह बिग वॉल्यूम में नीचे टूट गया, यह इसे शॉर्ट करने का मेरा कारण था। फिर जब वापस गया और रीटेस्ट करने की कोशिश की और फिर यह बिस्तर से बाहर गिर गया और मैंने इसे रात भर होल्ड किया और यहाँ एक छोटा अपथ्रस्ट होना चाहिए था। कोई शोल्डर नहीं है, लेकिन यह ऐसा करता है और यह एक AB=CD भी है और फिर इसने ऐसा किया और मुझे यहाँ उस पोजीशन में ऐड करना चाहिए था। मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं वास्तव में यहाँ आने के लिए अपने रास्ते पर था। मैं बाहर घूम रहा था क्योंकि आप लोग मुझे बताए बिना यहाँ चले आए। now अब इसमें टारगेट और मैंने इस पर प्रॉफिट बुक किया जब मैं वहाँ बैठा सुन रहा था। और यदि आप एक फिबोनाची एक्सटेंशन बनाते हैं तो चार्ट पर यहाँ एक पुराना हाई है, यहाँ एक रेंज है और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं हमेशा एक फिबोनाची बनाता हूँ I always draw a fib. और वहाँ से वहाँ तक एक विस्तार है और वहाँ से वहाँ तक विस्तार करता हूँ और उस टारगेट की तलाश करता हूँ और मैंने उसे 4515 पर प्रॉफिट बुक किया